सो हेलो एवरीवन। ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। हम लोग जनरली बहुत सारे बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी स्ट्रैटेजिक है इंडिया के केस में, और जनरली इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है काफ़ी क्लटर्ड रहती है। तो बेसिकली ये क्या है, इस वीडियो में हम लोग पूरा जो इंडिया में न्यूक्लियर इंडस्ट्री है, जो न्यूक्लियर पावर पावर प्लांट्स होते हैं, उसका कैसा इवोल्यूशन रहा है हमारे कंट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो उसके बारे में पूरी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। कैसे गवर्नमेंट के पूरे रेगुलेशंस वगैरह चेंज हुए, और तब से लेके अभी तक कैसे, फिर अभी ये रिसेंटली जो एक मंथ पहले शांति बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, और इससे जो गवर्नमेंट का 100 गीगावाट का टारगेट है, उस तरह से कैसे हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं एज अ कंट्री। तो उसको जानने से पहले थोड़ा सा वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द न्यूक्लियर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, कैसे उसकी स्टार्ट हुई है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको पूरे न्यूक्लियर सेक्टर के बारे में समझना है एज अ होल, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर मटेरियल्स होते क्या हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखते हैं नेचर में हमारे, हमने बचपन में पढ़ा है कि जो जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसमें रेडियो एक्टिविटी होती है, कुछ मतलब किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो लेकिन वैसा मटेरियल जिससे हम लोग एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको कहते हैं फिसाइल मटेरियल्स कहते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यूरेनियम एक ऐसा नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, जिसमें बेसिकली यूरेनियम 235 जो होता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 7 पार्ट्स पर 1000, मतलब अगर 1000 आप यूरेनियम लोगे तो उसमें से 7 ऐसे यूरेनियम 235 के आइसोटोप्स होते हैं, जिससे बेसिकली बेसिकली आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो उससे बेसिकली इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये मटेरियल है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। तो अब उसके बेसिस पे जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, अगर आपको ये पता है कि रेडियो एक्टिविटी की स्थापना, मतलब बेसिकली फाउंडेशन किसने किया था, तो अगर आप देखेंगे तो मैडम क्यूरी ने उसको रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो उससे पूरा स्टार्ट हुआ था। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, अब एक पीपीटी से हम लोग थोड़ा सा पूरे हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में एटॉमिक की हिस्ट्री देखें, तो आपको मालूम चलेगा कि 1930s और 30s और 40s के टाइम पे, मतलब कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वार टू के बाद, वर्ल्ड वार टू और वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के बीच का जो पीरियड है, उसके आसपास देखेंगे मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की बेसिकली फाउंडेशन किया। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे तो अगर आपने बहुत सारे मूवीज वगैरह देखा है, तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में बातें होती हैं। तो वहां से बेसिकली जो रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह होते हैं, उसकी फाउंडेशन स्टार्ट हुई। फिर आपने देखा कि वर्ल्ड वार टू हो गया। फिर वर्ल्ड वॉर टू हुआ, उसके बाद से एक स्पेस रेस चालू हुआ था। फिर साथ ही साथ आपकी एक न्यूक्लियर रेस चालू हो गई थी। तो वहां पे से कैसे एक न्यूक्लियर फ्यूल को आप कैसे बेसिकली एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह बनाने में यूज कर सकते हो, तो उसकी एक बेसिकली पूरी होड़ स्टार्ट हुई। उसमें आपके सोवियत यूनियन और एज वेल एज जो यूएसए था, ये दो कंट्री सबसे आगे थी। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले यूएसएसआर ने सक्सेसफुल रहा था, जिसने पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था। तो इस तरह से बेसिकली ये पूरा प्रोसेस आगे चला। फिर इसी के वाया जो बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हुए। तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजीज वगैरह के बारे में बात करें, तो अभी आप देखेंगे ना, बेसिकली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वी विल कम टू दैट ऑल्सो। तो जैसे आपने देखा कि फ्रांस वगैरह वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने पूरा एक मेजर प्लान था इनका, जिसके वाया 1960 70 में बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट बनाए। अब इसका जो बेसिकली बैकग्राउंड क्या था, आप देखेंगे कि जो उस टाइम में मिडिल ईस्ट में पूरी क्राइसिस चल रही थी, आप ईरान के या फिर इसराइल वगैरह के पूरे बहुत सारे वॉर्स वगैरह चल रहे थे उस सीजन में। तो उससे पूरी ऑयल क्राइसिस वगैरह आ गई थी। तो सिंस ऑयल की सप्लाई आपकी रेस्ट्रिक्ट हो गई थी, तो उससे जो ऑयल जितनी भी कंट्रीज है जिसकी बेसिकली एनर्जी डिपेंडेंस होती है ऑयल पे, तो वो लोगों ने एज अल्टरनेट ढूंढने का कोशिश किया। तो वहां पे आपको न्यूक्लियर एनर्जी एज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में बेसिकली आता हुआ दिखा। तो उसी में जो आप अगर फ्रांस को देखोगे ना, नॉट जस्ट फ्रांस और इवन अदर कंट्रीज, फ्रांस का अगर हम लोग एग्जांपल लें, तो वो लोगों ने अपने पूरे कंट्री के लगभग 50 60 70% जो पूरे एनर्जी नीड्स होती है, वो बेसिकली अपने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उससे बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से बेसिकली वर्ल्ड आगे बढ़ रहा था। और साथ ही साथ आप देखेंगे इसी प्रोसेस में कनाडा हो गया, रसिया हो गया, इस टाइम पे यूएस वगैरह भी हो गए। ये सभी कंट्रीज जो है यूरेनियम बेस्ड आपके अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज करके बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहे थे। तो इसी में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कि अगर हम लोग पूरे अ, अगर इस पे हम लोग आते हैं, जस्ट सेकंड पहले, उसके पहले हम लोग अगर देखेंगे तो वर्ल्ड में जो मेजर टेक्नोलॉजीज है, जो बेसिकली वेल मोस्ट प्रूवन टेक्नोलॉजी, या फिर आप उसको ऐसे कह सकते हैं लेगेसी टेक्नोलॉजीज है, उसको तीन तरह के टेक्नोलॉजीज होती है। एक प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स होता है, एक बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता है, और एक वाटर कूल्ड रिएक्टर्स बेसिकली कहते हैं, उसको वीवीईआर कहते हैं। अब अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में देखोगे ना, तो इंडिया में जो मोस्ट ऑफ जो न्यूक्लियर प्लांट्स है हमारे अलग अलग रीजन की हम बात करें, जैसे रावत भाटा में है, नरोडा में है, फिर आपके मुंबई में तारापुर में प्लांट्स है। तो ये सभी जो प्लांट्स है वो सारे प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स ही हैं। फिर एक होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, अगर आप इसको देखोगे ना, तो ये बोथ आपके यूएसए में है, फ्रांस वगैरह में है। फिर इसी में अगर आप लोग इसी बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का एक एडवांस वर्जन होता है वीवीईआर। ये अगर आपको पता है, अगर आपने न्यूज वगैरह फॉलो करते हैं, तो हम लोग को यू वुड हैव हर्ड की जो
बेसिकली रसिया है, रसिया और इंडिया मिलके तमिलनाडु और जो केरला का बॉर्डर है वहाँ पे कुडनकुलम एक जगह है, तो वहाँ पे इंडिया के 6 न्यूक्लियर प्लांट्स बनने की बात है, जिसमें से 2 ऑलरेडी कमीशन हो चुका है और 4 अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। तो वो वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको आप वीवीईआर रिएक्टर्स कहते हो। अब वीवीईआर और जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से अंतर क्या है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में अभी बोला कि जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें यूरेनियम 235 में 0.7% होता है, मतलब 7 पार्ट्स पर 1000। तो जब उसकी आप इनरिचमेंट बढ़ा देते हो, इनरिचमेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने को कहते हैं हम लोग इनरिचमेंट। जैसे अगर आपने देखा है अभी ईरान के केस में यूएस ने बॉम्बिंग किया वहां पे अपने बॉम्बर से, तो वो बॉम्बिंग क्यों कर सका? बॉम्बिंग का अल्टीमेटली एम क्या था? बिकॉज ईरान वाज गोइंग टू मेक न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो उसके लिए क्या होता है, जब आप इनरिचमेंट जो बढ़ती जाती है, जब आप 20% के ऊपर लेके जाना स्टार्ट कर देते हो, तो वहां पे बेसिकली वो न्यूक्लियर बॉम्ब वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो वो तो इस वीडियो का स्कोप नहीं है। तो क्या होता है, बट अगर आप देखेंगे 3% 5% की जब न्यूक्लियर यूरेनियम की एनरिचमेंट करते हैं, तो बेसिकली वहां से आप और इजिली बड़े रिएक्टर्स बना सकते हो। तो उस टेक्नोलॉजी को बेसिकली कहते हैं वीवीईआर। तो अगर आप प्रेशराइज वाटर रिएक्टर देखोगे तो वहां पे नेचुरल यूरेनियम यूज होता है, जो कि मैंने बोला 0.7% होती है, यूरेनियम 235 यूज करते हैं। और जो वीवीईआर होता है वहां पे भी यू 235 भी यूज होता है, बट वहां पे उसकी एनरिचमेंट करके यूज करते हैं। तो बेसिकली इस तरह से ये जो 3 टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पे बताई है, ये तीनों आपकी मोस्ट बेसिक टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, या फिर मोस्ट प्रूवन टेक्नोलॉजी कह सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, तो एक कैंडू टेक्नोलॉजी होती है, कि कैंडू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कनाडा बेस्ड होता है। अब ये जो कैलेंड्रिया है, ये कैलेंड्रिया, लेट नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली न्यूक्लियर कोर समझ लीजिए, तो उसको कहते हैं। फिर उसी में आप देखेंगे ये अभी ये गैस कूल्ड रिएक्टर्स होते हैं, फिर आपके आरबीएम के रिएक्टर्स होते हैं। अब आरबीएम के रिएक्टर्स को समझना है तो उसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा इसको समझना। तो उस पर अगर हम आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू कैन रिकॉल, इफ यू ऑल हैव वॉच्ड दैट सीरीज नोन एज चेर्नोबिल, एचबीओ पे आती है, आई थिंक 5 या 6 एपिसोड्स की सीरीज है। तो वहां पे जो रिएक्टर्स दिखाए गए हैं उसको आरबीएम के रिएक्टर्स कहते हैं, और वो पूरा पूरा जो चेर्नोबिल में इवेंट हुआ था उससे रिलेटेड है। तो आपको वहां से थोड़ा सा आइडिया लग सकता है। आरबीएम के रिएक्टर क्या होते हैं, उसमें बेसिकली ग्रेफाइट के रॉड्स वगैरह यूज करते हैं। तो उसी में अगर आप देखेंगे तो यहीं से हम लोग लेट्स आल्सो कनेक्ट विद द मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स जो हुए हैं। तो वर्ल्ड में ऐसे तो बहुत सारे आपके न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हैं। तो जो मेजर 3 एक्सीडेंट्स का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक आपका थ्री माइल आइलैंड है जो कि यूएस में हुआ था। फिर दूसरा आपका चेर्नोबिल वाला है, जो कि आपके यूक्रेन यूक्रेन वाला जो एरिया है उस टाइम पे वो सोवियत यूनियन पूरा पार्ट था उसका, तो यूक्रेन में था। और थर्ड आपका फुकुशिमा है। तीनों के बारे में अगर आप बात करें, तो हम लोग जैसे अभी ये क्या होता है ना, आईईएई के बेसिकली ग्रेडिंग्स होती है, जैसे आप अर्थक्वेक देखते हो ना, वो न्यूक्लियर आपके रिएक्टर स्केल वगैरह पे नापते हैं। तो वैसे ही आप देखेंगे चेर्नोबिल वगैरह है, वो आपके स्केल्स वगैरह पे 7 और 8 मतलब सीवियर कैटेगरी में आते हैं। तो आप वहीं पे देख सकते हैं कि आईएनईएस के डिजास्टर लेवल 7 पे है। तो ये बेसिकली 2 आपके जो मेजर एक्सीडेंट्स रहे हैं न्यूक्लियर में, उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ से क्या होता है ना, कि लोगों का एक कंसर्न रहता है कि क्या न्यूक्लियर रिएक्टर इतना सेफ है कि नहीं सेफ है। तो बेसिकली क्या होता है, जितना आप देखेंगे ना, जितनी भी अगर आप डेटा निकाल के देखोगे, तो न्यूक्लियर एनर्जी इज वन ऑफ द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर हम लोग पूरे हिस्ट्री को देख लें न्यूक्लियर एनर्जी की, सिंस न्यूक्लियर एनर्जी की जो हिस्ट्री है अभी, अगर आप देखेंगे तो 1950 से बनना स्टार्ट हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली 75 ईयर्स का पूरा हिस्ट्री है। तो इसमें थ्री एक्सीडेंट्स ही हुए हैं अभी तक। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं इसको। अब सेफेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं? एक तो आपके एक्सीडेंट्स कम होता है, दूसरा ये क्लीन भी काफी होता है। अब इसकी जो सेफ जो बनाने का काम होता है वो इसलिए भी होता है क्योंकि जब कोई बेसिकली कंपनी मान लीजिए या कोई कंट्री है, जब वो बेसिकली न्यूक्लियर प्लांट्स बनाता है, तो उसके पीछे जो स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब सिंस इतना कंसर्न है लोगों को, तो जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो आपके बेसिकली मान लीजिए 2x 3x 4x इस तरह से अपग्रेडेड होते हैं। व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद हाइड्रो प्लांट्स, या फिर आप उसको कंपेयर करते हो एक कोल्ड थर्मल पावर प्लांट से कंपेयर करते हो, तो इसीलिए आपको दिखता है कि न्यूक्लियर वाले केसेस में उतने एक्सीडेंट्स के बेसिकली रिपोर्ट्स वगैरह भी नहीं है। सो हमने चेर्नोबिल की बात की, 3 माइल आइलैंड की बात की, लेट्स टॉक अबाउट द फुकुशिमा आल्सो। अब फुकुशिमा के बारे में अगर आप बात करेंगे ना, तो आई थिंक ये 2000 के पीरियड में हुआ था, जापान में हुआ था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, सुनामी आ गई थी। तो सुनामी आने से वहाँ पे जो बेसिकली डीजल जनरेटर्स वगैरह होते हैं, बेसिकली आप उसे बैकअप पावर देते हो ना ठंडा करने के लिए पूरे कोर को, तो वो पानी वहाँ पे घुस गई थी। तो उसके कारण वो कोर ठंडा नहीं हो पाया था। तो इसके कारण जो रेडिएशंस वगैरह थे, आपकी जो न्यूक्लियर कोर थी, वो पानी में मिल गई थी। तो एक वो बड़ा डिजास्टर था। तो उसके कारण क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में एक न्यूक्लियर जितनी भी थीम है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी थी, उसके बारे में एक तरह से आप समझ लीजिए र्यूमर्स फैल गया या कंसर्न्स फैल गए। तो इसके कारण क्या आपने देखा कि वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज है, सब ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को एक तरह से हॉल्ट कर दिया, मतलब नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना थोड़ा सा पॉज कर दिया। तो वी विल कम टू दैट ऑल्सो जब इंडिया का केस हम देखेंगे। तो इस तरह से बेसिकली ये डिजास्टर्स वगैरह के बारे में है, और ये तो हमने डिस्कस किया ही है। आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को, सिंस मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको कि न्यूक्लियर में फिसाइल मटेरियल चाहिए, जो कि मोस्ट नेचुरली अकरिंग आपका यूरेनियम होता है। अब यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम देखिए,
वर्ल्ड में जो इसकी मेजर सप्लाईज वगैरह होती है वो आप देखेंगे कि कजाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, रसिया हो गया, ये सारी जो कंट्रीज है यहाँ पे बेसिकली आप समझ सकते हैं यूरेनियम की सप्लाई ज्यादा है, तो दे आर द मेजर यूरेनियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब यहीं पे अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हैं तो यू वुड फाइंड कि जैसे अभी इंडिया पे इतना ज़्यादा यूएस ने टैरिफ लगा रखे हैं, तो व्हेन द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड टू मिस्टर प्रेसिडेंट कि आप इंडिया या चाइना पे टैरिफ्स की तो बात करते हो बट एट द सेम टाइम यू आर बाइंग यूरेनियम फ्रॉम रसिया, तो आपको यहाँ से ये भी दिख रहा है कि सिंस रसिया इज ए मेजर सप्लायर ऑफ यूरेनियम और वर्ल्ड में सभी कंट्रीज को जरूरत होती है, तो दिस इज हाउ द पूरा वैल्यू चेन है बेसिकली यूरेनियम एज अ फ्यूल का। तो इस तरह से यहाँ सप्लाई होती है। अब यहीं से हम रिलेट करते हैं कि इंडिया, क्या इंडिया में हमारे पास यूरेनियम की सप्लाईज है? तो यस, वी हैव अ यूरेनियम सप्लाई जिसको येलो केक कहते हैं। अब ये यूरेनियम की जो सप्लाई होती है आप देखेंगे उड़ीसा एरिया हो गया, झारसुगुड़ा एरिया हो गया, फिर आपका जो छोटा नागपुर प्लेटी हो गया, राजस्थान बोल रहा हूँ, झारखंड के आसपास, तो ये सभी एरियाज में आपके यूरेनियम की बेसिकली माइंस कह लीजिए आप। बट द इशू इज कि जो यूरेनियम इंडिया में जो आपको यूरेनियम की पूरी सप्लाई है उसका जो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो ना कि वो लो ग्रेड ऑफ यूरेनियम है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, इंडिया में जो बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो बहुत हाई होता है, तो इसलिए इंडिया एक जो मेजर यूरेनियम की रिक्वायरमेंट होती है आपकी वो बेसिकली कजाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इससे इंपोर्ट करता है। अब इसकी क्या फिलॉसफी रही है, वी विल अगेन कम टू दैट ऑल्सो। सो अगर हम लोग कंटिन्यू करें, सो अब देखिए यहीं पे हम लोगों को ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे बात करने से पहले हम लोग स्टार्ट थोड़ा सा बात करते हैं इंडिया में पूरे न्यूक्लियर जो सेक्टर है उसकी इवोल्यूशन कैसी हुई। अगर आप उसको देखोगे ना तो 1950s में वहीं से आपके चीजें होना स्टार्ट हुई थे। फिर आप देखते हैं कि बीएआरसी की स्थापना हुई। अगर आपने वो वाली सीरीज देखी है जिसमें होमी जहांगीर बाबा, रॉकेट बॉयज आई थिंक नाम है उसका, तो उस सीरीज में इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो कैसे पूरा आईआईएससी बैंगलोर वगैरह बना। तो यहाँ से पूरा इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। फिर अगर आपको याद है कि उस समय में इंडिया बेसिकली कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, तो इंडिया वाज नॉट इन एनी कैंप बट मेजर इंक्लिनेशन जो था वो आपका यूएसएसआर की तरफ था। तो वहीं से इंडो यूएस बेसिकली इंडो यूएसएसआर का कोलैबोरेशन स्टार्ट हुआ। तो वहां से जो रशियन मेड रिएक्टर्स थे बेसिकली उसका इंपोर्ट हुआ। इंपोर्ट जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब क्या है, रशिया के साइंटिस्ट वगैरह आएंगे और इंडियन कंपनीज के साथ मिलके वो बेसिकली न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएंगे। तो यहीं पे आप देखते हैं कि जो रावत भाटा प्लांट्स हो गए वहाँ पे जो 1 2 लेके 6 तक का रिएक्टर्स है, फिर आपके तारापुर के रिएक्टर्स हो गए और अलग अलग आपके गोवा के पास भी है। तो ये सभी एरियाज में धीरे धीरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनना स्टार्ट हुए। तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ रही थी। अब यहीं पे जो हमारे पूरे न्यूक्लियर बेसिकली फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कह सकते हो आप इंडिया में, मिस्टर होमी जहांगीर बाबा, तो वहां पे उनका जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम था। अब ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है उसको समझने के लिए लेट्स यूज दिस ऑल्सो। तो बेसिकली क्या है, अभी देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि सिंस स्टेज 1 में जो हमने बेसिकली रशियंस से इंपोर्ट किया है यूएसएसआर से, तो उसको स्टेज 1 कहते हैं, उसको कहते हैं प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स। ये क्या होता है, ये बेसिकली आपके उसमें वाटर के आइसोटोप्स यूज करते हैं, D2O को यूज किया जाता है। फिर सेकंड स्टेज जो होती है वो आपकी जैसे कलपक्कम हमारी जगह है साउथ में, तो वहां पे फास्ट ब्रेडर रिएक्टर्स होते हैं। तो क्या होता है, स्टेज 1 का जो बेसिकली आप स्पेंट फ्यूल है वहां से प्लूटोनियम निकालते हैं, उसको आप स्टेज 2 में यूज करोगे और उससे आप थोरियम को ब्रीड करते हो, फिर उसको आप थर्ड स्टेज में यूज करते हो, तो बेसिकली U233 बनता है। तो यू कैन पॉज एंड रीड हेयर ऑल्सो। तो दिस इज अबाउट अ 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इस तरह से हमारी कंट्री आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ पे मैंने और डिटेल में इसको बताने की कोशिश की है। सो अगर ये चीज है, अब हम लोग आते हैं यहीं पे और कैसे इवोल्यूशन हुआ हमारे कंट्री में। तो अभी आप देखिए, तो 1970s की मैंने बात की। अब अगर आप रिकॉल कर सकते हो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब थी 1970, जो इमरजेंसी का पीरियड चल रहा था, वहां पे इंडिया ने आपका पोखरण टेस्ट किया था आई थिंक, नहीं सॉरी, पोखरण टेस्ट एक फर्स्ट पोखरण टेस्ट हुआ, फिर आपका जो सेकंड पोखरण टेस्ट हुआ 1998 में मिस्टर वाजपेयी की गवर्नमेंट के टाइम पे। तो ये जो पीरियड हुआ जब आई थिंक 1998 में था, ईयर्स यू कैन सी। तो जब वहां से आपका न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो बेसिकली क्या हुआ, इंडिया को एक न्यूक्लियर अपार्थाइड कर दिया। तो उससे क्या होता है कि बेसिकली इंडिया पे सैंक्शंस लग गए आपके यूएस वगैरह में और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे सैंक्शंस लगा दिया। तो उस टाइम पे जो इंडिया का मेजर सोल सप्लायर था न्यूक्लियर एनर्जी का कह सकते हो आप, यूरेनियम की सप्लाईज के लिए था, तो वो पूरा रशिया से आता था। अब जब आपको सैंक्शंस लग जाएंगे तो इंडिया में जो पूरी न्यूक्लियर इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली उसी कारण जितने भी हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स थे पूरे कंट्री में वो बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए, हम जो रिन्यूएबल की जो बिजनेस डिस्कस करते हैं वहां पे हम बात करते हैं ना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर की। तो जितने भी प्लांट्स थे हमारे वो बहुत ही लोअर कैपेसिटी पे चल रहे थे क्योंकि आपको फ्यूल की सप्लाई नहीं थी। अगर कोयले के प्लांट में कोयला नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे करेगा। तो इन द सेम मैनर यूरेनियम की सप्लाई नहीं थी, तो हमारे जितने भी प्लांट्स थे वो लोअर कैपेसिटी पे चलते थे। तो चीजें इस तरह से आगे बढ़ रही थी। तो इस समय वो कहते हैं हम लोग, आप इसको कहते हैं फ्लैट मोड कह लीजिए, लेस यूरेनियम सप्लाई मोड कह लीजिए। तो इस समय में इस तरह से आगे चीजें बढ़ रही थी। अब इससे चीजें कैसे आगे बढ़ी है, तो उससे हम लोग देखते हैं। तो यू विल फाइंड कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जो 1974 से लेकर 2008 का टाइम था,
तो यहाँ पे देश की जो पूरी न्यूक्लियर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो बहुत ही लो लेवल पे चल रही थी। ये ऐसा क्यों था? दिस वाज अगेन ड्यू टू द न्यूक्लियर टेस्ट जो कि 1974 और 1998 में हुआ था, जिससे पूरे इंडिया का बेसिकली यूरेनियम सप्लाई थी वो कट ऑफ हो गई। अब असली जो खेल हुआ वो आप देखेंगे कि 2005 के बाद से चीजें चेंज होना स्टार्ट हुई। अब इसको समझने के लिए फर्स्ट यू हैव टू नो द लिटिल बैकग्राउंड। सो हमारी स्टोरी में हमने अभी तक देखा कि 1998 में हमको सैंक्शंस लग गया है। अब चीजें इंटरेस्टिंग होना कैसे स्टार्ट हुई, तो आपने देखा कि 1998 में जब मिस्टर वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तो वहां पे इंडिया ने पोखरण 2 टेस्ट किया और उससे बेसिकली इंडिया पे सैंक्शंस लग गए। अब एक ग्रुप होता है एनएसजी ग्रुप कहते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। उसमें कौन सी कंट्रीज आती है? बेसिकली उसमें वो कंट्रीज आती है जो आपकी मेजर यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जो मैंने सप्लाई चेन आपको दिखाया यहाँ पे, उसमें आपका आएगा कनाडा, आएगा यूएसए, आएगा ऑस्ट्रेलिया आएंगे, ऐसी कंट्रीज आती है। अब देखिए, अगर आपको हमारे नेबर्स की हिस्ट्री पता है थोड़ी सी, तो आपको मालूम चलेगा कि वहाँ पे प्रोलिफरेशन का बहुत ज्यादा केस है ना, और वो काफी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट केस। तो हम लोग बेसिकली इंडिया के केस में आएंगे। तो जब वाजपेयी गवर्नमेंट हुआ तो वहाँ पे सैंक्शंस तो लग गए थे इंडिया के केस में, बट एट द सेम टाइम एक तरह से इंडिया को एज अ न्यूक्लियर पावर स्टेट के रूप दर्जा मिल गया था वहाँ पे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे बैक चैनल डिप्लोमेसी में टॉक्स वगैरह होने लग गई। तो मिस्टर बुश की गवर्नमेंट थी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे यूएसए में। और 2005 में अगर आपको यूपीए 1 गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो इफ यू कैन रिकॉल कि मनमोहन सिंह की जो एक सबसे मेजर अचीवमेंट थी वो था इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर न्यूक्लियर डील की गई 2005 के आसपास। तो इससे क्या हुआ, इस टाइम पे बहुत ज्यादा अपोजिशन था। तो यहीं से बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि इंडिया को फिर 2008 के अंदर बेसिकली एनएसजी में वेवर मिल गया। वेवर मिल गया मतलब कहने का मतलब क्या, कि इंडिया बाहरी कंट्री से आपका न्यूक्लियर फ्यूल ले पाएगा। तो एक तरह से इट वाज अ राइज ऑफ इंडिया एज अ कंट्री, या फिर इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड स्टेज में वो धीरे धीरे बढ़ती हुई आपको दिखने लग गई। फिर इसके बाद आप ये देखते हो ना कि बेसिकली इससे ये भी मालूम चलने लग गया कि जो जो प्री 1990 जब सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हुआ था, तो उससे चीजें कैसे ट्रांजिशन हो गई। उस बेसिकली इंडिया एक नए फेज की तरफ जा रहा था, जहां से इंडिया यूएस रिलेशन जो है देखेंगे आप पिछले डिकेड के अंदर, तो कैसे कैसे चीजें इंप्रूव होना स्टार्ट हुई। तो अभी अगर आप देखेंगे 2005 से लेकर 2025 के बीच में लगभग 20 साल हो गया है बेसिकली इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील के लिए। तो इस 20 साल के पीरियड में आप देखोगे, अभी का इस साल 1 साल का टाइम छोड़ देते हैं जहां पे अभी ट्रम्प 2.0 आया है, तो उस पीरियड में इंडिया यूएस की जो रिलेशन है वहां पे काफी इंप्रूव हुई। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो बेसिकली जॉर्ज डब्ल्यू बुश और आपके मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के बीच में 2005 में जो डील साइन हुई उससे दिखता है। अब 2008 की मैंने बात की, जो एनएसजी का वेवर मिल गया इंडिया को। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 2010 के इवेंट में क्या हुआ, हम वहां पे आते हैं, बट उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि 2008 से क्या इंपैक्ट आपको दिखा इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर। तो हम लोग अगर 2010 के बारे में बात करें, तो आपको दिख रहा है कि 2010 के जो मैंने आपको पहले बताया कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर लो था। फिर धीरे धीरे सिंस इंडिया को यूरेनियम की सप्लाईज मिलने लग गई, तो वहां पे धीरे धीरे आपके यूरेनियम आने लग गया कंट्री में। नए नए न्यूक्लियर प्लांट्स लगे। आप देखेंगे तारापुर में 540 मेगावाट के प्लांट्स लग गए, कुडनकुलम के नए प्लांट्स कमीशन हो गए। तो ये सारी चीज है। तो ये इस तरह से कंट्री आगे बढ़ रही थी। तो और यहीं पे ये मैंने दिखाया आपको, जो कुडनकुलम वाला जो न्यूक्लियर प्लांट है रसिया की हेल्प से बन रहा है। सो अब ये 1998 से चल रहा था, और ये अभी भी इसकी 3 to 6 जो यूनिट्स है उसकी कमीशनिंग चल रही है। काफी सारे प्रोटेस्ट वगैरह वहां पे होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस। अब अब जो इंडिया का मैं आपको 3 स्टेज प्रोग्राम बता रहा हूँ, ये दिस वाज द स्टेज 2 प्रोग्राम जो मैं आपको कह रहा हूँ कलपक्कम में बन रहा है अभी रिसेंटली। अगर आप देखेंगे ना, तो कलपक्कम वाले जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इंडिया का, उसमें बेसिकली फ्यूल लोडिंग स्टार्ट हो गई है। वो 500 मेगावाट का रिएक्टर है। तो उसमें भी क्या अपडेट्स आते हैं, इससे आपको ये दिख रहा है कि कंट्री धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ऑल्दो ये इसको सक्सेसफुल होने में काफी 1 या 2 डिकेट्स लगा है। सो दिस इज हाउ द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग। अब हम लोग अगर देखें और अ, तो हम लोग अभी शांति मिल पे आते हैं, बट उसके पहले जो मैं आपको 2010 के इवेंट्स के बारे में बताना चाह रहा था, वहां से लेकर अभी तक का कैसे चला। अब देखिए, अभी जो शांति बिल आया है इसमें बेसिकली 2 बिल्स को सब्ज्यूम किया गया है। सब्ज्यूम किया गया कहने का मतलब 2 बिल्स को रिपेल कर दिया है। एक तो आपकी होती है एटॉमिक बिल थी जो 1960s 1950s की बनी हुई थी। दूसरा बिल था आपका एक सिविल लाइबिलिटी एक्ट कह सकते हो आप उसको, 2010 में बना था। अब ये जो 2010 का एक्ट था, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको बताया 2008 में आपका एनएसजी से वेवर मिल गया था इंडिया को। तो इंडिया को यूरेनियम की सप्लाई तो मिल गई थी, बट इंडिया सिंस एक आप देखेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे अपोजिशंस वगैरह होते हैं, तो बहुत सारे पब्लिक डिस्कोर्स होता है। तो उस टाइम पे अगर आपको और अच्छे से रिकॉल कर सकते हो, 2008 या 10 के टाइम पे आपका जो बेसिकली भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला इवेंट था, उसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उस टाइम पे। तो उसमें क्या हुआ, उसमें बहुत सारे कम लोगों को बेसिकली सजाएं सुनाई गई। तो उससे क्या होता है, पूरे कंट्री का इन्वायरमेंट बन गया था कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी सेफ नहीं है। तो उसके लिए बेसिकली एक डैमेज लाइबिलिटी वाला पॉइंट उसके अंदर डाल दिया गया था। तो उससे क्या हुआ, अगर मान लीजिए कल को कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, तो उसकी जो पूरी लाइबिलिटी होगी वो बेसिकली आपके जो सप्लायर होगा, मतलब जो वेंडर्स होगा उसके तरफ चल जाएगी। तो ये कंटेक्स्ट हो रहा था वहां पे। अब देखिए, तो मैंने आपको उस टाइम पे ये भी कहा कि 2005 से लेकर जो 10 के बीच में टाइम था, उसमें इंडिया यूएस का पूरा न्यूक्लियर वाला डील्स वगैरह साइन हो गए थे। तो इस टाइम पे
बेसिकली आप देखेंगे फ्रांस की कंपनीज हो गई, फिर आपके यूएस की कंपनीज हो गई, यूएस की आपकी AP1000 एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, वो वाली कंपनी उसको वेस्टिंग हाउस कहते हैं। फिर जो फ्रांस की कंपनी है उसको आई थिंक EPR रिएक्टर्स कहते हैं। तो ये दोनों कंपनी इंडिया में आने के लिए बहुत ही बेसिकली दे वर वांटेड टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया एंड सेट अप न्यूक्लियर प्लांट्स। तो उसके लिए बहुत सारे नए नए साइट्स वगैरह निकाले गए, जैसे आप देखेंगे हिसार में बना, हरियाणा में जो आता है, फिर आपका जैतापुर है जगह, वहां पे हुआ। तो ये सारे साइट्स बेसिकली फाइंड आउट किए गए कि इन सभी जगहों में हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे। अब जो यहाँ पे आप देखेंगे, अभी एट द सेम टाइम हमने ये बोला कि 2010 के अंदर जो बेसिकली एक्ट बन गया, तो उससे क्या लायबिलिटी जो थी वो पूरी आपकी सप्लायर पे चली जाएगी। तो अब देखिए, एक सप्लायर जो है अगर पूरी लायबिलिटी उसके पास है, मान लीजिए को कोई न्यूक्लियर इवेंट होता है, मतलब कोई बेसिकली एक्सीडेंट होता है, तो मान लीजिए 10,000 करोड़ का बेसिकली कंपनसेशन अमाउंट है। सो दिस अमाउंट विल बी गिवन बाय द सप्लायर एंड द सप्लायर इन दिस केस वाज वेस्टिंगहाउस एंड EPR ऑफ द फ्रांस। तो अब वो जो कंपनी है उसको अपने बुक्स पे एक लायबिलिटी का लाइन आइटम दिखाना पड़ेगा, और वो तो लाइन आइटम हमेशा रहेगा जब तक वो डिजास्टर होगा नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ, जो NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया की जो प्रीमियर आपकी न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करता है, तो उसके बीच में, और कभी भी ये जो फॉरेन कंपनीज थी इनके बीच में कभी बेसिकली एग्रीमेंट्स बन नहीं पाया। तो 2010 ने बेसिकली जो आपको 2005 से लेकर 10 के बीच का जो पीरियड है वहां पे जो एकदम आपको बूस्ट दिखता है न्यूक्लियर एनर्जी के केस में, तो वो 2010 में आके हॉल्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो फॉरेन कंपनीज है वो बेसिकली इंडिया में आई नहीं, तो इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है बेसिकली स्टॉल हो गया। तो इसके बाद का जो पीरियड आप देखते हो 2010 से लेकर 25 तक का पीरियड, अभी शांति बिल के पहले का हम लोग बात करें, तो इस पीरियड में आप देखेंगे ना, जितने भी नए न्यूक्लियर प्लांट्स लगे हैं, आई थिंक हार्डली 1 या 2 लगा होगा, तो वो सभी बेसिकली इंडिया की इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से बनाया है। तो इस तरह से पूरा कंट्री आगे बढ़ रहा था। तो अभी जैसे देख रहे हैं आगे, अभी क्या हुआ, जो मोदी 3.0 गवर्नमेंट चल रही है, मोदी 1.0 और 2.0 में तो इसके बीच में कुछ अपडेट नहीं आया। तो वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज, जब 2005 से 10 के पीरियड में जब ये पूरा इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील साइन हो रहा था, तो उस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको अपोज किया था, और अभी प्रेजेंटली जब ये शांति बिल आया तो कांग्रेस ने अपोज किया है। सो पॉलिटिक्स एक डिफरेंट चीज है। सो तो इस तरह से पूरी चीज आगे बढ़ रही थी। अब हम लोग आते हैं शांति बिल के ऊपर। अब शांति बिल को लाने का क्या जरूरत था, कुछ पॉइंट्स तो मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, कि जहां पे आपने देखा कि 2010 के बाद का जो पीरियड था वहां पे जो फॉरेन कंट्रीज कंपनीज थी वो इंडिया में आ नहीं पाई। अब एक तो उनको बेसिकली लेके आना था। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण, अभी देखिए इंडिया में ये क्या 2 साल पहले पूरे हमारी आर्य ट्रांजिशन की स्टोरी स्टार्ट हुई है। तो 2070 तक 2070 तक बेसिकली हम लोगों को पूरे कंट्री को कार्बन न्यूट्रल होना है। अब उसके लिए आप देख रहे हो कि रिन्यूएबल की बहुत सारी कैपेसिटीज इंडिया में आ रही है। अब द इशू विथ रिन्यूएबल इज दे आर नॉट 24/7 बिकॉज सन डज नॉट शाइन इन द नाइट। तो उसके लिए आपको स्टोरेज लगाना पड़ता है, जो अभी पूरी बेस्ट की थीम चल रही है, हम लोग डिस्कस करते हैं उसको। सो उसी केस में तो बेसिकली इंटरमिटेंसी कहते हैं इस चीज को। तो बेसिकली क्या है, रिन्यूएबल जो है वो आपके अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। अब विंड वगैरह है, विंड तो पूरे 24/7 एक कांस्टेंट स्पीड पे चलता नहीं है, शाम को तेज होता है, दोपहर में कम होता है। विंड में ठंड आएगी तो विंड की स्पीड कम हो जाती है, समर्स वगैरह, फिर आपकी जो बारिश मानसून होता है वहां पे विंड की स्पीड तेज होती है। तो बेसिकली इसको कहते हैं इंटरमिटेंसी कहते हैं। तो अब जैसे मान लिए अभी देख रहे हैं आप इंडिया में भी बहुत सारे डेटा सेंटर्स लोड हो गए, AI के लोड्स हो गए, तो या फिर जो आपके बड़े बड़े थर्मल स्टील प्लांट्स हो गया, एल्यूमिनियम की फर्नेसेस वगैरह हो गए, इनको कहते हैं कैप्टिव प्लांट्स। तो ये जितने भी मैंने 4 या 5 नाम लिए हैं, इन सभी को बेसिकली बेस लोड चाहिए होता है। बेस लोड कहने का मतलब क्या, मान लीजिए 10 मेगावाट का एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए होता है। अब क्या है, सिंपल है समझना, एक एल्यूमिनियम फर्नेस है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टरलाइट का आपके उड़ीसा में लगा हुआ है। अब अगर वो फर्नेस में मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो फ्लक्चुएट करती है, तो आप कैसे प्लांट को ऑपरेट करोगे, तो उसको कहते हैं बेस लोड। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसको आप कनेक्ट कीजिए। आप देखेंगे जितने भी हमारे कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे आप अडानी को देख लीजिए, या फिर आपके JSW स्टील वगैरह हो गई, तो ये सभी जो कंट्रीज है इंडिया में स्टील या आपके रिफाइनरीज वगैरह रिफाइनिंग करते हैं, और ये एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, आपके यूरोपियन मार्केट्स में करते हैं। अब अगर आप न्यूज़ वगैरह को फॉलो करते हो तो आपको मालूम चलेगा यूरोप में पूरा एक अगेन जो कार्बन बॉर्डर टैक्स का कंसेप्ट चल रहा है। बेसिकली क्या होता है, वो लोग ऐसे कंट्रीज से सामान इंपोर्ट नहीं करेंगे जहां पे आपका बेसिकली कोल से प्रोडक्शन है, मतलब जो जो फॉसिल फ्यूल्स जनरेट करता है उनसे प्रोडक्शन है, तो वहां से वो लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे। सो अगेन ये सभी जितने भी मैं CPPs वगैरह स्टील प्लांट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, डेटा सेंटर्स के लोड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इन सभी को एक तो अगर कुछ भी चीजें एक्सपोर्ट करनी है इंडिया से, तो इनको चाहिए कि रिन्यूएबल से पावर ले। अब रिन्यूएबल से पावर लेंगे तो कोल से तो ले नहीं सकते हैं। अब रिन्यूएबल से ले रहे हैं तो वहां पे इंटरमिटेंसी का इशू आ रहा है, फ्लक्चुएटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या सोर्स बनता है, तो या तो वो लोग पूरे रिन्यूएबल के साथ बैटरी की तरफ जाए, जो कि एक थीम हमारे कंट्री में चल रही है। दूसरा, आप न्यूक्लियर एनर्जी पे चल जाओ, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि न्यूक्लियर एनर्जी इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लोएस्ट एक्सीडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं उसमें, पूरे हिस्ट्री को अगर आप देख लेंगे तो दिस इज अगेन अ मेजर ड्राइवर जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी का ड्राइवर है। इसके अलावा अगर मैं आपको और भी कुछ
ड्राइवर्स बताऊं तो इंडिया के नेट जीरो की मैंने बात कर ली, और इसके अलावा हाँ, ये सारे मेजर जो मेजर मेजर पॉइंट्स आपके यही हैं। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं शांति बिल की तरफ और हम लोग कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। सो बेसिकली इस बिल का जो पूरा कंप्लीट नेम है, यू कैन रीड एंड पॉज एंड रीड, काफी लंबा नाम है। सो तो हम लोग चलते हैं अभी। तो शांति बिल का फोकस क्या है? शांति बिल फोकस करता है आपके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं, इसको समझना है तो इसको समझने के लिए लेट्स टेक द केस ऑफ प्रीफैब इंडस्ट्री। तो आपने अगर ईपैक प्रीफैब वाली वीडियो देखी है, या फिर अगर आप इंट्रा आपको फॉलो करते हो, तो ये सारी जो बिजनेसेस है आपको पता है, ये बेसिकली फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं ना। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के नाम से क्लियर है, स्मॉल छोटे हैं, मॉड्यूलर्स मॉड्यूल्स के रूप में फैक्ट्रियां बन के आई, और रिएक्टर्स तो रिएक्टर्स हैं। तो बेसिकली क्या होता है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स वो होते हैं जिसका 80% लगभग जो पूरा वर्किंग है तो कस्टम मेड आता है, लेगो लेगो पीसेस की तरफ से वो फैक्ट्रियां बन के आएंगे और असेंबलिंग कर सकते हो। तो क्लियरली आपको यहाँ से ये दिख रहा है कि फास्टर वे में बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इसकी जो डिप्लॉयमेंट होगी वो बहुत तेजी से हो जाएगी पूरे कंट्री में, तो आप छोटे छोटे रिएक्टर्स अक्रॉस द इंडिया लगा सकते हो। अब अगर आपको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और समझना है, तो अगर आप कुछ कंट्रीज का मैं नाम लूँ, तो आप देखेंगे रसिया हो गया, चाइना हो गया, ये सभी जो कंट्रीज है बेसिकली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के केस में आगे बढ़ रखी है। अब जैसे रसिया है, रसिया क्या करता है ना, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है वो, रसिया है, रसिया के ऊपर आपके पड़ता है आर्टिक, है ना। अब आर्टिक में तो बहुत थिक लेयर्स ऑफ आइस है, वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचाओगे? अगर आप लोग कुछ एक्सप्लोरेशन करना है, तो वहां पे क्या करता है रसिया, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उसके अंदर वो छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाता है। तो उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वो अपने सबमरीन्स को ले लीजिए, या फिर बड़ी शिप्स है, उनको आइस ब्रेकर शिप्स कहते हैं, तो उन आइस को तोड़ने के काम आता है। और डीप आप आर्टिक में जाना है तो उस तरह की शिप्स यूज होती है, तो वहां पे बेसिकली यूज होता है। बट इंडियन कंटेक्स में जब मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की, तो इसका यूज कहाँ आएगा? अगेन वो जो सीपीवी प्लांट्स है आपके, बेसिकली डेटा सेंटर्स के लोड हो गए, फिर आपके जितने भी ये एल्यूमिनियम प्लांट्स हो गए, स्टील प्लांट्स हो गया, इन जगहों में यूज होगा। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट। अब ये तो बेसिकली मैंने शांति बिल में आपको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में बात किया। साथ ही साथ आप देखेंगे जो हमारा टारगेट है अभी, तो अगर आपको टारगेट देखना है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में, सो ये जो मैंने आपको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बताया, दिस यू कैन पॉज एंड रीड आल्सो। सो अब ये जो मैं आपको बता रहा था बेसिकली आरआईटीएम रिएक्टर है जो 200 मेगावाट का है, जो रशियन मेड है, जो मैं आपको बता रहा था बेसिकली आइस ब्रेकर्स कहते हैं इस चीज को, है ना। सो देन दीज आर अदर कंट्रीज जो कि बेसिकली स्मॉल रिएक्टर्स बनाता है। सो दिस यू कैन पॉज एंड रीड। अब इस बिल में क्या क्या चीजें चेंज हुई है, तो अगर आप देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अब देखिए जो टारगेट है बेसिकली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का इंडिया के केस में, अभी जो टारगेट है कंट्री का 2047 तक इंडिया चाहता है कि लगभग 100 गीगावाट ऑफ ओवरऑल नेट न्यूक्लियर एनर्जी हमारी आए, ठीक है। अगर प्रेजेंटली मैं आपको बोलूं तो पूरे नेट न्यूक्लियर एनर्जी कितनी है कंट्री में, लगभग 8 गीगावाट की है, जो कि हार्डली 1 और 2% है। सो अगर आप देखेंगे इट इज जस्ट अ ड्रॉप इन द होल ओवरऑल जो टारगेट्स है हमारे। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि ये सेक्टर जो है बेसिकली अभी स्टार्ट हो रहा है एक तरह से, है ना। सो दिस इज द टारगेट ऑफ द कंट्री। सो अभी अगर आप पुराने बिल्स देखोगे ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2010 में जो पूरी लायबिलिटी वाला क्लॉज था, तो उसके कारण जो राइट ऑफ रिकॉर्ड बेसिकली जितनी भी लायबिलिटी है वो आपके सप्लायर्स पे चली जाएगी, तो उस चीज को हटा दिया गया है। उस चीज को हटा के बेसिकली ग्रेडेड मैकेनिज्म किया है, और अप टू आई थिंक 3000 करोड़ के रुपीस का कुछ मैक्सिमम लिमिट है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ न्यूक्लियर प्लांट कितनी लायबिलिटी होगी आपके सप्लायर की, वो डिफाइन हो जाती है। दूसरा चीज क्या है, पहले जो हमारी एक्ट थी, जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट था और सीएलएनडी एक्ट था, इसमें बेसिकली स्टेट की मोनोपोली थी, मतलब कहने का मतलब जो लाइसेंस राज वाला आप कह सकते हो उस समय था। जैसे आप देख रहे हो ना, किसी भी कंट्री को अगर आगे ग्रो करना होता है, तो बेसिकली रिफॉर्म्स करने होते हैं। एक मेजर जो रिफॉर्म आया था हमारे में 1980s के टाइम पे होना स्टार्ट हुआ था, और जब 1990 बने मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में, जो एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए, तो उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे। और दूसरा पीरियड जो अगर आप देखोगे ना, फिर जो अभी का जो रिसेंट पीरियड चल रहा है, यहाँ पे अगेन रिफॉर्म्स काफी ज्यादा हो रहे हैं कंट्री में। जैसे अभी आपने देखा कि वो लेबर रिफॉर्म्स हुआ, एग्रीकल्चर के जो बेसिकली फार्म बिल्स थे उस पर तो अलग इशूज है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। सो दूसरा अभी आपने देखा कि न्यूक्लियर के पूरे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक स्टेप तो 1990s में बेसिकली लाइसेंस राज जो था वो आपका पूरा डीरेगुलेट हुआ था, तो वैसे ही बट उस टाइम पे भी बहुत सारे आपके सेक्टर्स थे, जैसे एटॉमिक एनर्जी एक प्राइम एग्जांपल है, जो सेक्टर को बेसिकली डीरेगुलेट नहीं किया गया था, तो उसका बेसिकली डीरेगुलेशन अभी हो रहा है। तो उसी का आपको एक एग्जांपल दिखता है कि जो पहले स्टेट की मोनोपोली थी वो अभी हटा दी गई है। अब कहने का मतलब क्या है, सिंस इसका देखिए देखिए राइट ऑफ रिकॉर्ड जैसे ही कम किया जाता है, तो उससे क्या होगा, आपके जो फॉरेन कंपनीज है, मतलब वेस्टिंग हाउस हो गया, फिर ईपीआर जो इस तरह की मेजर कंपनीज है, वो सभी इंडिया में आ पाएगी, और वो सब प्लांट्स लगा पाएंगे, और एट द सेम टाइम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। एंड ऑल्सो जो एनपीसीआईएल है वो बेसिकली ज्वाइंट वेंचर्स कर पाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो एनपीसीआईएल ने भी एनटीपीसी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने के लिए। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इंडिया की बाकी प्राइवेट कंपनीज है, आपकी अडानी हो गया, या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील हो गई, टाटा पावर हो गई, ये सभी कंपनीज भी सिंस इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर उनको दिखता है
कि उनका इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट्स आएगा, सिंस डिमांड तो है आपके पास बट रेगुलेशन जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो उसका भी फायदा होगा आपको। और कंट्री ने लगभग 49% एफडीआईज कर दिया है, और टैरिफ्स वगैरह तो अगेन सिंस जैसे जैसे आप बहुत मेजर चंक्स में लगाओगे तो टैरिफ्स आपकी कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। तो दिस इज हाउ द बिल इज। अब जो मैंने आपको बता रहा था मैं कि ओवरऑल 2047 तक का टारगेट आपका लगभग 100 गीगावाट का टारगेट है। अब इसके ड्राइवर्स क्या है, वही एआई, डेटा सेंटर्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, और जो मैंने आपको बताया इन सभी के अलावा जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हो गए, बड़े बड़े स्मेल्टर्स वगैरह हैं, उन सभी से आपका पूरा ड्राइवर रहेगा। अब यहीं पे वन मोर पॉइंट, जैसे अभी हमने बात की पूरा जो ड्राइवर है आपका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से बोला है। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की साइज क्या होती है, दैट इज ओनली अप टू 300 मेगावाट होती है, लेकिन जो आपका टारगेट है वो आपका 100 गीगावाट का है। तो अगर आपको पूरा 100 गीगावाट तक पहुंचना है तो उसके लिए सिर्फ आपके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से काम नहीं चलेगा, आपको बड़े रिएक्टर्स लगाने पड़ेंगे, लगभग मतलब 500 मेगावाट के, 1000 मेगावाट के लगाने पड़ेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेट्स टेक 8 गीगावाट को छोड़ देता हूँ मैं, जो प्रेजेंट अभी पूरे इंडिया में इंस्टॉल कैपेसिटी है। अगर आपको 100 गीगावाट लगाना है और इन द कोर्स ऑफ आई थिंक कितना है, लगभग 20 ईयर्स, तो आपको हर साल कम से कम 5 गीगावाट से ऊपर लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं अगर 100 मेगावाट का रिएक्टर लगाता हूँ तो आपको साल में 50 रिएक्टर्स लगाने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा है। वहीं अगर आप 1 गीगावाट के रिएक्टर्स लगाते हो तो साल में आपको 10 रिएक्टर्स लगाने पड़ेंगे, 10 या कुछ 2 या 3 रिएक्टर्स लगाने पड़ेंगे, है ना। तो बेसिकली क्या होती है, आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगा। तो वही कहने का मतलब ये है कि साथ आपको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाने ही पड़ेंगे, साथ ही साथ आपको लार्ज स्केल रिएक्टर्स भी लगाने पड़ेंगे। और वो जो आपके जैसे AP1000 रिएक्टर्स हो गए, या फिर जो ईपीआर रिएक्टर्स हो गए, मॉल्टन रिएक्टर्स हो गए, गैस कूल्ड रिएक्टर्स होते हैं। तो अलग अलग बेसिकली किस तरह से बनता है रिएक्टर्स, किसी में वाटर यूज करते हैं, किसी में आपकी स्टीम यूज करते हैं, किसी में मॉल्टन मटेरियल यूज करते हैं, मतलब आपके सोडियम को आप लिक्विड बना देते हो, उसको यूज करते हो। तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज वगैरह का यूज होता है। तो दिस इज हाउ द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग। सो दिस इज द होल प्लान ऑफ द कंट्री। सो ये सभी पॉइंट्स को इन्होंने वापस से यहाँ पे है, दिस यू ऑल कैन पॉज एंड रीड, एंड दिस इज ऑल्सो जो एफडीआई वगैरह के बारे में है। सो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली, जो आपकी जिन जिन कंपनीज का मुझे मिला, जिन्होंने अभी इंटरेस्ट शो किया है, बेसिकली टाटा पावर, अडानी ग्रुप हो गया, एल हो गए, और बाकी जो पार्टनरशिप होगी सिंस रसिया और यूएस और फ्रांस जो है ये मेजर प्लेयर्स हैं, और चाइना भी ऑफ कोर्स। तो ये सारे कंट्रीज हैं। अब ये जो मैं आपको बता रहा था, बोथ एक लार्ज स्केल रिएक्टर्स भी लगाने पड़ेंगे, एट द सेम टाइम आपको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी लगाने पड़ेंगे। तो ये सभी से पूरा ड्राइवर आएगा इस पूरे थीम का। एंड दिस इज अ होल टाइमलाइन, जिस तरह से गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट में जो इनका बेसिकली प्रोजेक्शन है, तो उसकी तरह से बात है ये। तो दिस इज द होल सिनेरियो अबाउट द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। अब अगर हम लोग कुछ इश्यूज वगैरह के बारे में देखते हैं, अब अगर हम लोग सभी इश्यूज के बारे में बात करें, तो आपको मैंने बता दिया कि आपको पर साल कम से कम देखेंगे तो लगभग 5 से 6 गीगावाट पर ईयर लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप देखते हो ना, जो हमारे अगर हिस्ट्री देखोगे न्यूक्लियर प्लांट्स की इंडिया में, तो आपको दिखेगा कि जो टाइमलाइन होती है न्यूक्लियर प्लांट लगाने की, बहुत समय लगता है, मतलब 10 साल से ऊपर लग जाता है। तो उस केस में कितना तेजी से हमारे कंट्री में इसका बेसिकली अडॉप्शन होता है, दैट बिकम अ क्वेश्चनेबल फिगर। तो वो चीज़ हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे अगर अभी आप देखते हो ना कि पूरे रिन्यूएबल सेक्टर में आपने देखा कि बहुत सारे गवर्नमेंट के पॉलिसी के सपोर्ट आए, तो वही चीज़ आपको रिन्यूएबल के केस में भी करनी, मतलब बेसिकली दिखता होना चाहिए न्यूक्लियर के केस में, तभी आप उसको अडॉप्ट कर पाओगे। तो वो चीज़ है। अब इसी के केस में इंडिया ने एक बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च किया, आई थिंक 20,000 करोड़ के बजट आउटले है उसमें। तो देखते हैं उसके ऊपर क्या अपडेट आता है। फिर उसके अलावा अगर आप देखेंगे, फिर आपको जैसे मैंने बोला, एक और आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। बेसिकली गैस बेस्ड रिएक्टर्स होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, एक और डिमांड ड्राइवर जो होता है, आज आप देख रहे हैं कि पूरी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड है। तो उसके लिए आपको वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ती है। तो एक तरह के रिएक्टर होते हैं, बेसिकली हाई टेम्परेचर रिएक्टर्स होते हैं वो। उसमें क्या होता है, आप बेसिकली आपको वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करना पड़ता है। इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर वो डायरेक्टली आपका वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। तो वहां से आपकी ग्रीन हाइड्रोजन हो जाती है। तो वो थीम के लिए आपको बेसिकली न्यू न्यू टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। अभी जो इंडिया की पूरी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है ना, वो आपकी प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है और लाइट वाटर रिएक्टर्स है। तो उसके कारण क्या होता है, नई रिएक्टर्स का बेसिकली इंडिया में एंट्री अभी है नहीं। और जो मैंने आपको बताया, सिविल लाइबिलिटी एक्ट था 2010 का, उसी कारण नई टेक्नोलॉजीज आ नहीं पाई। तो उसके बेसिस में देखना पड़ेगा हमें कैसे कंट्री आगे बढ़ता है। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि एक और चीज जो होती है किसी भी नए सेक्टर के अंदर, जैसे अगर आप रिन्यूएबल सेक्टर देख रहे हो, तो वहां पे एक बेसिकली स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है। आई थिंक ओरियाना पावर इसके बारे में बात करता है। तो वही जब आप इस सेक्टर में आगे बढ़ोगे तो आपको बेसिकली स्किल सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, है ना। बेटर साइंटिस्ट, बेटर इंजीनियर्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें कंट्री कैसे आगे बढ़ेगी वो आपको देखना पड़ेगा। फिर आपके टैरिफ्स का क्वेश्चन आता है। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी नया सेक्टर है, वो तब तक बेसिकली इकोनॉमिकल वाइबल नहीं होगा जब तक वो कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। अभी जैसे आपने देखा रिन्यूएबल का केस है, तो वहां पे जितने भी टैरिफ्स थे आपके, बेस्ट के केस में भी लगभग 2-2.5 रुपए के बेसिकली टैरिफ्स आ गए हैं। तब वो कॉम्पिटिटिव बन रहा है। अभी जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बेसिकली कॉस्टली एनर्जी होती है एक तरह से, है ना। तो एक कैप्टिव पावर प्लांट है, एक मान लीजिए
JSW का प्लांट है, स्मेल्टिंग प्लांट है, वो तब तक उस इलेक्ट्रिसिटी को खरीदेगा नहीं, तब तक वो सस्ता नहीं पड़ेगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सी कि कैसे सेक्टर इवॉल्व होता है। फिर दूसरा क्या है, जो सप्लाई ऑफ यूरेनियम है, अभी देखिए यूरेनियम जैसे जैसे इंडिया में नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स आएंगे तो यूरेनियम की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो इसका क्या है, सिंस वो आपको फिर चीप पे में यूरेनियम मिलेगा नहीं। दूसरा चीज क्या है, इंडिया के केस में पूरा थोरियम की सप्लाई हो जाता है इंडिया में, जो आपका अक्रॉस वेस्टर्न घाट्स हो गया और जो आपके ईस्टर्न घाट्स है पूरे, मतलब मुंबई से लेके आप गुजरात से स्टार्ट कीजिए और पूरा घूम के आप विशाखापट्टनम तक आइए, मतलब उड़ीसा तक आइए, तो वहां पे थोरियम की पूरी थोरियम के सैंड्स होते हैं। तो उसका कैसे यूज करना है हमारे थर्ड थ्री स्टेज प्रोग्राम में, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। सो इस तरह से पूरा चीज हमको देखना है। सो ये एक पूरे न्यूक्लियर सेक्टर के बारे में हो गया पूरा हमारा केस है। तो अभी क्या है, ये पूरा जो हमारा सेक्टर है एक तरह से अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो अभी तो इसमें बहुत बहुत ज्यादा आपको डिस्कशन मिलेंगे, कैसे पूरा अभी तो चीजें बननी है, पॉलिसी डेवलप होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली पूरी सेक्टर आगे बढ़ेगी। सो दिस वाज होल अबाउट द न्यूक्लियर इंडस्ट्री। सो यहाँ पे हमने बहुत सारे पॉइंट्स को भी डिटेल में नहीं गए हैं। तो आई होप कि आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि कैसा हमारे कंट्री में पूरा न्यूक्लियर न्यूक्लियर सेक्टर इवॉल्व हो रहा है, कैसे उसकी हिस्ट्री रही है, और कैसे वो प्रेजेंट शांति भी लाया है, और क्या उसके पीछे थॉट प्रोसेस रहा है गवर्नमेंट का। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।